हाँ नहीं, वो सबको लगता है दीपक टाइम तो बाबू इसको समझने में, बट मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम हिंदी में बता दूं। और आप अगर देखेंगे वीडियोस को तो बिल्कुल हर चीज, लिसनिंग फॉर मीनिंग इट इज ऑल्सो नोन एज, व्हेन ए काउंसलर इज लिसनिंग फॉर मीनिंग, जब एक काउंसलर लिसनिंग फॉर मीनिंग यानी कि अर्थ निकालने के लिए सुन रहा है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे क्या कहते हैं? एप्रिशिएटिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, इवैल्यूएटिव लिसनिंग या एक्टिव लिसनिंग? जी बताएं। एप्रिशिएटिव लिसनिंग यानी किसी का एप्रिशिएशन करने के लिए सुन रहा है, पैसिव यानी निष्क्रिय सुनना, इवैल्यूएटिव यानी पड़ताल युक्त या मूल्यांकन आधारित सुनना, और एक्टिव यानी सक्रिय। बहुत बढ़िया, जी 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 जी, ठीक है, बिल्कुल सही है, डी होगा इसका आंसर, एक्टिव लिसनिंग। जहां तक इवैल्यूएटिव लिसनिंग की बात है, तो इवैल्यूएटिव लिसनिंग को हमेशा एनालिसिस के लिए किया जाता है, तो इसे एनालिटिक लिसनिंग भी कहते हैं, याद रखेंगे। यही है इसमें समझने का, बाकी सब तो आपको पता ही है। जब आप सिर्फ हियरिंग कर रहे हो तब आप पैसिव लिसनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और एप्रिशिएटिव लिसनिंग यानी कि बेसिकली इसे आप रख सकते हैं डिपिंग में, यानी कि जब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो एप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है पैराफ्रेजिंग के दौरान। चलिए अब कुछ आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो ले लेते हैं। इज क्वालिटेटिव रिसर्च डिफर फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च जो हो सकती है वो एक बड़ी रिसर्च है जो कि प्रेस्क्रिप्टिव भी हो सकती है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है। प्रेस्क्रिप्टिव रिसर्च वो होती है जो कि कोई प्रेस्क्रिप्शन देना, यानी कोई नया तरीका सुझाना, ये होता है प्रेस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन होता है जैसे का तैसा वर्णन करना, किसी समस्या का वो जैसी है वैसा ही वर्णन करना, ये दोनों ही हो सकती है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो एक प्रकार की क्वालिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है, या मिक्स मेथड भी हो सकती है। क्वालिटेटिव रिसर्च वो होती है जिसमें कि क्वालिटेटिव टूल का इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और वो क्वालिटेटिव पैराडाइम में की जाती है। यानी कि क्वालिटेटिव मतलब वो जो इसमें कि सब्जेक्टिव एलिमेंट ज्यादा होते हैं, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सब्जेक्टिव तरीके होते हैं। अगर इसका एक दूसरा नाम आप जानना चाहें तो वो होती है एथनोग्राफी, यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरल तरीकों के साथ की जाती है वो होती है ये रिसर्च। हालांकि मैं यहां पे क्वेश्चन में करवा रहा हूं, लेकिन ये मैं पहले ही समझा देना चाहता हूं कि कोशिश करें आप क्वेश्चन वहां से निकालें जो टॉपिक हमने पढ़ा है, क्योंकि फिर बीच में से अगर कूद करके हम क्वेश्चन अगर लेकर के आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे रिदम को तोड़ता है और पूरी नॉलेज भी नहीं मिलती। ओवर जनरलाइजेशन एंड ओवर एनालाइजेशन या ओवर सिंप्लीफिकेशन, अब ध्यान रखिए, कोई एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, कोई एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है यानी कि मुश्किल संप्रत्य है, और इसे वेरी इजी कर देना, कैसे? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, बहुत आसान कर देना, इसे कहते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन, जिसके कारण वो कॉन्सेप्ट की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। दूसरा ओवर एनालिसिस, यानी किसी साधारण या सिंपल थॉट को कॉम्प्लेक्स कर देना। कोई चीज जो अपने आप में साधारण हो उसको मुश्किल कर देना, यह होता है ओवर एनालिसिस। यहां पे आप याद रखेंगे एक ऑकम्स रेजर
कॉन्सेप्ट है, यानी हमें वो करना चाहिए जिसमें सिंपल एक्सप्लेनेशंस हो। ओवर जनरलाइजेशन, व्हाट इज ओवर जनरलाइजेशन? यानी कि बहुत स्मॉल डेटा, बहुत छोटे आंकड़ों से लार्जर प्रेडिक्शन, बहुत कम डेटा का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा वो कर देना, अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रेडिक्शन कर देना। जैसे कि अगर हमने अपने आसपास 10, 12, 15 लड़कियों को देखा जो कि जीन्स पहन रही हैं, तो हमने ये कह दिया कि आजकल तो लड़कियां जीन्स ही पहनती हैं। तो ये ओवर जनरलाइजेशन हो गया, राइट? और किसी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत आसान कर देना, ये क्या हुआ? ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया। और किसी साधारण कॉन्सेप्ट को मुश्किल कर देना, ये ओवर एनालिसिस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फिक्सेशन? देखिए फिक्सेशन क्या होता है? आप किसी चीज से बहुत जुड़ा हुआ या आपकी बहुत ज्यादा आदत लग जाना किसी चीज की, ये होता है फिक्सेटेड होना, किसी चीज से चिपक जाना। साधारण भाषा में किसी चीज से चिपक जाना। अब इन ईगो डिफेंस फिक्सेशन जो होता है, एक्चुअली आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये स्टूडेंट ने लिखा है, एक्चुअली आई ट्राई टू अंडरस्टैंड बट मी ऑलवेज कंफ्यूज्ड विद दिस कॉज बिकॉज most of abnormality causality in psychoanalysis or therapy gave subjective reason behind it. So what, how and in which manner fixation affects? Please देखिए मैं पहले बता देता हूं आपको, कोई भी पर्टिकुलर आपकी हैबिट है वो या तो नेगेटिव जाती है या फिर पॉजिटिव जाती है। जहां तक फिक्सेशन की बात है तो फिक्सेशन को साइको एनालिसिस में बात की जाती है और बात की जाती है बिहेवियरिज्म में भी। बिहेवियरिज्म में हैबिचुएशन के रूप में बात की जाती है, साइको एनालिसिस में फिक्सेशन के रूप में बात की जाती है। जब आप किसी चीज से फिक्सेटेड होते हैं, किसी चीज से जुड़ जाते हैं, तो अगर ये आदत के रूप में तब तो ठीक है, जिसकी यहां पे बात की जा रही है बिहेवियरिज्म। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आप किसी चीज को अवॉइड करने के लिए, आप किसी चीज को अवॉइड करने के लिए, ए को अवॉइड करने के लिए आप बी से फिक्सेटेड हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अक्सर हां, जब किसी की गर्लफ्रेंड धोखा दे देती है या छोड़ करके भाग जाती है, तो ऐसे लोग कई नए दोस्तों में वो सहारा ढूंढ लेते हैं, और या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर चीज से, कभी कुछ लोग तो शराब की बोतल में सहारा ढूंढ लेते हैं, कुछ बुरी आदतों में ढूंढ लेते हैं, कुछ होते हैं जो कि उस गर्लफ्रेंड की जगह पे कोई दूसरी गर्लफ्रेंड को बहुत जल्दी से उससे फिक्सेटेड हो जाते हैं ताकि वो एक आदत छूट जाए। तो इसमें अलग अलग तरीके होते हैं। ये इस तरीके से एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में भी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन वी से हिंडसाइट बायस? व्हाट इज हिंडसाइट बायस? तो मुझे तो ये पहले से ही पता था। अब ये एक प्रकार का प्रिडिक्शन है जो बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे तो ये पहले से ही पता था। अब ये हिंडसाइट बायस है। क्यों? कुछ ऐसी चीज जो कि पहले से आपको पता नहीं हो सकती किसी भी तरीके से, लेकिन फिर भी आप कहें कि ये मुझे पहले से ही पता था, जब ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी तभी मुझे ये जानकारी थी। तो ये एक ऐसा बायस होता है। अब आप बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रॉन्ग नॉलेज, यानी वो जैसा है वैसा नहीं पता है आपको, तो ये होती है रॉन्ग नॉलेज, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जो कि गलत ज्ञान, जो कि कॉग्निटिव
डिसोनेंस का कारण बनती है। तो याद रखना, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डिसोनेंस का कारण बनती है, हिंडसाइट बायस से डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है। हां, जहां हिंडसाइट बायस है वहां उस व्यक्ति को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन फील हो सकता है अगर वो गलत निकले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन के बाद में पता चलता है दैट पर्सन इज, मतलब ये जो भी बात हो रही थी वो ऐसा नहीं है और नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो उसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि वो इस बात का तो सरेआम घोषणा कर चुका कि भाई मुझे पहले से ही पता था। तो ये एक समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लाइंट काउंसलिंग ले रहा है काउंसलर से और इस दौरान वो सीरियस क्राइम कर देता है, बस सीरियस क्राइम कर दिया इसने, तो पुलिस क्लाइंट को पकड़ लेती है। तो क्लाइंट कहता है कि मैं तो ये काउंसलर के कहने पर किया था, ओ काउंसलर ने उसको सुपारी दी है, ये मान लीजिए। तो सर इस स्थिति में काउंसलर क्या करेगा? क्या एथिकल इशू होंगे या ये बात भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करनी होती है? देखिए, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, देयर इज नो सच कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर ये बात रखी जाए। पर होता क्या है, यहां पे हेल्प ली जा सकती है रिकॉर्डिंग की। आपने अपने सेशन को रिकॉर्ड किया है, ऐसी स्थिति में जब लीगल इश्यूज होते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जो एथिकल कंसिडरेशन है उसको छोड़ करके आप उस रिकॉर्डिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो आपकी केस स्टडी होगी और जो आपका प्रोफाइल होगा, जो आपने क्लाइंट प्रोफाइलिंग की होगी, वो आपकी यहां पे सबूत के रूप में हेल्प करेगा कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ठीक है, सो दिस इज वन केस। और यहां पे एथिकल इश्यूज नहीं होंगे, यहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी में इश्यूज आ जाएंगे। तो ऐसे में जो इशू होगा वो या तो नॉन मैलिफिकेंस का होगा कि कितनी बात को सामने रखा जाए, और दूसरा जो फिडेलिटी का इश्यू है वो होगा, क्योंकि दोनों के बीच में फेथ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वंस एंथ्रोमॉर्फिज्म और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म यानी ह्यूमन आर इन सेंटर, एंथ्रोमॉर्फिज्म इसका मतलब होता है कि मैंने बताया हुआ है लेकिन आप लोगों ने शायद वहां पे ध्यान नहीं दिया, ह्यूमन वैल्यूज इन नॉन ह्यूमंस। क्या हुआ? खैर, गौरा इज गेटिंग बोर्ड क्योंकि बहुत देर से उसको कुछ करने को नहीं मिल रहा है, सो नाउ शी वांट्स कि मैं उसकी तरफ ध्यान दूं। खैर, तो ह्यूमन वैल्यूज जब नॉन ह्यूमन में आप देखते हैं तो आप उसे कहते हैं एंथ्रोमॉर्फिज्म, और जब आप ह्यूमन को ही वैल्यू देते हैं कि जो फील और बिलीव और वैल्यू ये सिर्फ ह्यूमंस में ही हो सकती हैं, तो इसे बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। राइट, चलिए। At the end of client's content points, then counselor do summarizing and dipping. Dipping पे मैं बात कर चुका हूं। Dipping मतलब आप मान लीजिए, एक मिनट, दोबारा नहीं मिटाऊंगा, बहुत मुश्किल है। पैराफ्रेजिंग यानी डिपिंग, यानी कि डीप में जाना उस बात को समझने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड डिपिंग। खैर, काउंटरफोबिक एटीट्यूड मैं बता चुका आपको। काउंटरफोबिक एटीट्यूड मतलब कि क्या कहते हैं उसको, हिंदी में नहीं बता पाऊंगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। और फोबिया मतलब डर होता है, एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति होती है। काउंटर का मतलब मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा। एंटी बोल सकते हैं यानी विरोध। तो बेसिकली आपको अगर एंजाइटी जिस चीज से है, आप उस चीज से बचने की बजाय उसके सामने जा रहे हैं,
तो आप ये कहेंगे सामना करना, यानी डर के आगे जीत है, डर का सामना करना, डर का सामना करना। ओए होए बहुत जबरदस्त है भाई। हाँ, तो डर का सामना करना, ये हो गया काउंटरफोबिक एटीट्यूड। नेक्स्ट इज पल्पिटेशन। आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपकी इमोशंस, आप इमोट करने लगते हैं, एटसेट्रा, ये सारी चीजें होती है। बाईस्टैंडर बिहेवियर और बाईस्टैंडर इफेक्ट, भाई अभी करवाता हूं, 2 मिनट में रुक जाओ बस। तो सोमैटिक डिसफंक्शन मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है वो कहीं पे सही तरीके से, उस तरीके से काम नहीं कर रही, तो दैट इज कॉल्ड सोमैटिक डिसफंक्शन। अब या सोमैटिक डिसऑर्डर। तो जो पल्पिटेशन होता है उसमें भी सोमैटिक डिसऑर्डर होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। खैर, अराइज ड्यू टू बायोलॉजिकल अनकॉन्शियसनेस। अब ये बायोलॉजिकल अनकॉन्शियसनेस क्या है, तो मैं पहले तो ये समझा दूं आपको कि अनकॉन्शियस, आपके अनकॉन्शियस स्टेट की बात फ्रॉइड करता है, लेकिन इसमें एक बहुत मजेदार चीज को जोड़ दिया गया था, कलेक्टिव, यानी सामूहिक कॉन्शियस और सामूहिक अनकॉन्शियस। ये किया था कार्ल गुस्ताव यूंग ने। आपकी जो बॉडी होती है वो काफी हद तक चीजों के लिए अपने तरीके से ही रिएक्ट करने लगती है जब आप परेशान होते हैं, चिंता में होते हैं, टेंशन में होते हैं। तो कैरन हॉर्नाई इस विषय में कहती हैं बायोलॉजिकल अनकॉन्शियसनेस। एना फ्रॉइड अब तुम लोग जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया होगा उसके चक्कर में अगर लगोगे और खोज खोज के लाओगे तो यही सब झेलना पड़ेगा। एना फ्रॉइड ने इसमें ईगो मूवमेंट का रोल बताया था, लेकिन उन्होंने बायोलॉजिकल अनकॉन्शियस नहीं, लेकिन बात वो उसी की कर रही थी, ये टर्म बात नहीं की थी। टर्म तो ये कैरन हॉर्नाई के टाइम पे यूज हुई है। तो ये जो ईगो मूवमेंट की बात होती है, इसको इससे जोड़ा था। तो ये जो बायोलॉजिकल अनकॉन्शियसनेस है, यानी कि जो आपकी आंखें ट्विच कर रही हैं, जो आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, जो आपकी अंदर पसीने ज्यादा आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये क्या हो गया, ये सोमैटिक डिसफंक्शन हो गया, जो कि आपकी बायोलॉजिकल अनकॉन्शियसनेस के कारण है। ये किन्होंने कहा, ये मेनली, अब इस पूरी कहानी से आप क्या कह सकते हैं कि ये नियो फ्रॉइडियंस ने कहा। किसने कहा? नियो फ्रॉइडियंस ने कहा। आगे देखते हैं, बायोलॉजिकल अनकॉन्शियसनेस एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय विच साइको, ये मैंने कहानी बता दी है। अगेन फ्रॉइड और हॉर्नाई, ये भी बता दिया मैंने। आई ट्राई टू गो इन डेप्थ, छोड़ दीजिए, इतना के डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कौन सा रिसर्च करनी है। पर अगर जाना हो, मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम क्वेश्चन ना पूछो, क्वेश्चन पूछो, लेकिन वो है कि थोड़ा सा मुझे उस टॉपिक पे आने देंगे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा और आपकी समझ भी बेहतर बनेगी। व्हाट इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अंडर डायग्नोसिस बिफोर प्रोवाइडिंग थेरेपी। भाई देखो, सब्जेक्टिव का मतलब होता है हाउ आई फील, अगर थेरेपी की बात करेंगे, थेरेपी से पहले क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ हाउ एवरीवन फील। सिंपल हो गया भाई। देखो ऐसा है, मैं कहता हूं बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में, डॉक्टर कहता है अरे चलना, नाटक मत कर, क्योंकि मेरा जो बहुत दर्द है वो जनरली जानता है कि बहुत दर्द का मतलब तो बहुत होता है, ऐसी कंडीशन में बहुत नहीं होता दर्द। तो जो मुझे हो रहा है वो बहुत नहीं है, मेरे को वो महसूस बहुत हो रहा है, तो मेरा सब्जेक्टिव पेन है। ऑब्जेक्टिव पेन के हिसाब से उसको पता है कि किस लेवल का दर्द हो रहा होगा, एंड दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। मतलब व्यक्तिनिष्ठ, हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट होगा। और ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ, मतलब जिसे हम पहले से ही
ये मान चुके हैं दैट एवरीबडी हैज दिस लेवल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इज सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व। भाई पार्टिसिपेंटिव ऑब्जर्वेशन जो होता है वो नेचुरल फिनोमेना में होता है, यानी जैसे हम नेचुरल फील्ड में जा रहे हैं। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं कि मुझे बात करनी है, मुझे एसटी शेड्यूल ट्राइब पे रिसर्च करनी है, तो मैं जहां पे शेड्यूल ट्राइब रहती है मैं वहां पे जाकर के और उनके साथ रहता हूं, उनके साथ खाता हूं, उसी जगह पे रहने लगता हूं, उनके तरीके से ही जीने लगता हूं और फिर मैं उन्हें ऑब्जर्व करता हूं। तो कुछ समय के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो दिखावा करेंगे, प्रिटेंड भी करेंगे, तो कितने दिन प्रिटेंड करेंगे मेरे सामने, फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। इसे कहते हैं पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मतलब ये होती है कि मैंने एक सिस्टम बनाया कि पहले मैं 2 दिन के लिए जाऊंगा, फिर मैं 5 दिन के लिए जाऊंगा, फिर मैं 10 दिन के लिए जाऊंगा, लेकिन इसमें गैप है। तो इसमें आप जब जा रहे हो तो आउटसाइडर के रूप में ही जा रहे हो, इनसाइडर के रूप में नहीं जा रहे। इसमें आप इनसाइडर हो जाते हो। हाँ, नेचुरल ऑब्जर्वेशन यानी कि नेचुरली जो आप ऑब्जर्व करते हैं, यही पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइको एजुकेशनल मॉडल इन काउंसलिंग। भाई साइको एजुकेशनल मॉडल जो काउंसलिंग में जो होता है वो होता है जब आप एजुकेशनल प्रॉब्लम में यानी कि जो शैक्षिक समस्या है उसमें आप साइकोलॉजी को महत्व देने की, मतलब साइकोलॉजी को ज्यादा महत्व देते हैं और रैशनैलिटी को कम महत्व देते हैं। तो यानी कि बच्चा जो टीचर सोचता है, जो करिकुलम सोचता है कि ये बच्चा झूठ बोल रहा होगा या वो, उसको आप कम महत्व देते हैं, बल्कि आप क्या महत्व देते हैं, जो बच्चा बोल रहा है उसकी मनोस्थिति के आधार पे आप डिसीजन लेना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड साइको एजुकेशनल मॉडल, जो हम अपना रहे हैं बेसिकली। इन काउंसलिंग गोल ग्रुप कपल थेरेपी अवॉइड 4 हॉर्समैन। ओ ठीक है, जॉन गॉटमैन। अब बस तुम्हें यही बच गया है पूछना, कहां से आ गई कपल थियरी? हम कौन सा कपल्स की काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन चलो अब तुम्हारा मर्जी है तो करवा देते हैं, कोई बात नहीं। जॉन गॉटमैन, इन्होंने कहा था कि जब शादी होती है ना तो उसमें 4 चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और एक तो क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, इसके अलावा डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, कॉन्टेम्प्ट, हमें विरोध नहीं करना चाहिए किसी चीज का, और इसके अलावा एक और बोला था कि कुछ था, आप देख लेना, ये 4 हैं। ऐसा ही कुछ था, मतलब किसी से ना विरोध या है, मतलब मैंने याद किया हुआ है, अब जरूरत नहीं पड़ती है। CDCS है कुछ। सो S से क्या होगा मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, तुम लोग जरा एक बार सर्च करके बताओ कि S से क्या होगा। तो ये 4 हॉर्समैन है जो काउंसलिंग गोल कपल थेरेपी में बीच में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो दैट इज सीरियसनेस, सेग्रीगेशन, सिवियरिटी, कुछ होता है। हाँ ठीक है, हो सकता है। तो S क्या होता है, एक बार ढूंढो जरा, फिर मुझे बताओ, फिर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इतने में। हाँ, तो ये 4 चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए, यानी कि 2 कपल्स को एक दूसरे के साथ या काउंसलर को उस कपल की थेरेपी के दौरान इन चीजों को नजरअंदाज, मतलब हटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए। अगर ये होगा तो प्रॉब्लम होगी। बायो साइको सोशल, भाई देखो मैं पहले इसको तोड़ना पड़ेगा तुम्हें, अब ये अप्रोच करेंगे यार बाद में अलग से, पर क्योंकि मैंने इसका जिक्र कर दिया था इसलिए आपको समस्या हो रही है। साइको सोशल अप्रोच जो है वो एरिक्सन से आती है, भाई इसी ने शुरुआत की थी। अब एरिक हैम्बर्गर एरिक्सन, जिसने बंदे ने नाम भी अपने आप ही रखा था, आप सोचो बड़ा कमाल का व्यक्ति था। तो इसने साइको सोशल अप्रोच दी थी कि जो ये बंदा होता है ना, ये बंदा है तो सोसाइटी में,
तो हम इसकी साइकोलॉजी को अलग से स्टडी नहीं कर सकते। ये साइको एनालिस्ट था वैसे तो है एरिक एरिक्सन, लेकिन इसने जब इसकी स्टडी की तो उसने कहा कि सोशल बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जिनकी महत्ता होती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया इसने आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने दिया था। हाँ, स्टोन वेलिंग, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सभी ने ध्यान करके निकाल लिया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो स्टोन वेलिंग मतलब होता है पत्थर फेंकना, अपने साथी पे पत्थर नहीं फेंकने, मतलब एक दूसरे की डर्टी लॉन्ड्री बाहर नहीं साफ करनी। अगर आपने एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी एक दूसरे के सामने, तो आपको क्रिटिक नहीं करना, आपको कॉन्टेम्प्ट नहीं करना, आपको डिफेंसिवनेस नहीं दिखानी है, और आपको स्टोन वेलिंग नहीं करनी है। अगर आप ये 4 चीजें करते हैं तो आपकी शादी ठीक ठाक चलेगी, आप अच्छे कपल के रूप में आगे बढ़ेंगे। खैर, आगे आते हैं। अब ये जो बंदा है ये यहां पे कैसे रिएक्ट करेगा, इसके लिए इसकी बायोलॉजी बहुत मैटर करती है। बायोलॉजी मतलब कि ये व्यक्ति किस तरीके का नजर आता है, ये अपनी बॉडी को किस तरीके से देखता है, मॉडलिंग थियरी में ये किस तरीके से आता है। तो बहुत बार इसकी जो बायोलॉजिकल एजम्पशंस और बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है, इसकी बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है, वो कहीं ना कहीं इसकी साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल समस्या का कारण होती है। ठीक है जी। तो एक लड़का है जो कि एक टांग से चल नहीं सकता, अब उसके जो दोस्त बन रहे हैं, उसके जो आसपास के लोग हैं, सब लोग वो ये नहीं देख रहे बाकी सारी चीजें नॉर्मल हैं, उनको यही दिख रहा है कि इसकी एक टांग नहीं है। तो उसकी बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी के कारण उसके साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल फिनोमेना परिवर्तित हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड बायोसाइकोसोशल फिनोमेना। कॉन्जेनाइटल मतलब बर्थ से, ये जेनेटिक भी हो सकता है, हायरार्किकल हेरिडिटी भी हो सकता है, लेकिन जेनेटिक का मतलब जीन के थ्रू। ध्यान से समझ लीजिए, एक बंदा है जो पैदाइश के टाइम पे जो डिलीवरी में प्रॉब्लम्स हुई, उसके कारण वो उसके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है और उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो वो कहलाएगी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। लेकिन उसको जेनेटिक थोड़ी बोलेंगे। जेनेटिक तो वो है जो उसके मम्मी पापा के जीन से होकर के उसके अंदर आई है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। तो बाय बर्थ जो होगी वो कंजेनाइटल होती है, और जो जीन के थ्रू आती है दैट इज जेनेटिक। ओके, मीनियर डिजीज related to inner ear, kindly explain cause there is labyrinthis also inner ear। भाई देखो, labyrinthis जो है ना, उसमें मुख्य रूप से जो, जब आप ऐसे चैनल की बात करोगे, ये तो खैर गलत प्लेटफॉर्म है पूछने के लिए, बट आपने पूछा तो मैं बता देता हूं। जब आप ऐसे चैनल की बात करोगे तो SNHL, तो आप यहां पे क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में जब लेबरिंथिस होता है तो ये कहीं ना कहीं बर्थ से होता है, जबकि मीनियर डिजीज जो होती है वो आपकी यंग और एडोलसेंस वाली एज या उसके बाद होती है। कभी भी हो सकती है हालांकि, यानी मुख्य रूप से यहां पे होती है, पर होगी हमेशा बाहरी कारणों से, जिसमें कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग के कारण हो सकती है, प्लस इंजरी के कारण हो सकती है, आपके कान में कोई बहुत तेज आवाज हो गई उसके कारण हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, डिजीनेस हो जाती है, आप को चक्कर आने लगते हैं, और आप जनरली जो मीनियर डिजीज होती है वो एक कान में होती है, दोनों कानों में नहीं होती। तो यही डिफरेंस है, और क्या है, कुछ नहीं। बाकी देख लेना SNHL वाली वीडियो। डन। ये आगे करेंगे यार, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक्चुअली, आज इतने ही हो पाएंगे क्योंकि मेरी भी गले की बैंड बज रही है। अब मैं उन लोगों के क्वेश्चन देख लूं जिन्होंने बताया है। बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट का 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपने अभी पूछे हैं। वैसे मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मेरे को पहले भेज देंगे क्वेश्चन तो यहाँ ऑर्गेनाइज करके मैं करवा दिया करूंगा अब, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है 1 घंटे से ज्यादा हो गया है सेशन। खैर, जब आप बात करते हैं बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट की, तो आप अगर कम लोग हैं
तो वो आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे अगर आपके चोट लग गई है या आपको कोई समस्या हो गई है तो। लेकिन अगर लोगों की संख्या अगर ज्यादा है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। ये एक केस है। तो मोकोविच, पता नहीं, खैर मुझे लग रहा है काफी देर हो गई मेरे को ये बताते हुए आपको। तो ये एक केस है जिसमें जेनोविश कुछ नाम है उस लड़की का। तो उसका एक केस था जिसमें कि वो रोड पे जब लिटा दिया गया उसे और बाद में लोगों के व्यवहार को देखा गया। ये सोशल साइकोलॉजी ग्रुप डायनामिक्स का हिस्सा है। जब ज्यादा भीड़ होती है तो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाल देते हैं, जब वो अकेले होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेना चाहते हैं। तो ये बेसिकली ब्लेम और क्लेम की बात है। अकेले में उन्हें क्लेम कर लेते हैं, उन्हें क्रेडिट मिल जाता है, और जब भीड़ होती है तो उन्हें वो अपनी जिम्मेदारियों को टालने में विश्वास रखते हैं। दैट इज कॉल्ड बाईस्टैंडर इफेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड बाईस्टैंडर बिहेवियर, राइट। तो अगर मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप गिरे, अगर आपको चोट लगे तो चोट लगवाइएगा कब? जब आप कम लोगों के सामने हो। ज्यादा लोगों के सामने होंगे तो कोई आपको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा बहुत कम चांसेस है। बायोलॉजिकल अनकॉन्शियसनेस, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस इज आर्कटाइप। जो आर्कटाइप्स होते हैं जिसमें कि हमने काफी बार इस पे डिस्कशन किया है, और जब अभी हम आएंगे साइकोएनालिसिस में, क्योंकि मंडे से थियरी चालू करनी है तो उस पे समझाएंगे आपको। तो वो हमारे सिमिलर होते हैं लगभग। हम सभी अंधेरे से डरते हैं, भूत का कॉन्सेप्ट होता है, उजाले में थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं। ये सब क्या है? एक हीरो बनने की क्षमता होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, हम सब में वाइज होने की, समझदार होने की इच्छा होती है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये हैं आर्कटाइप, क्योंकि ये हम सभी के अनकॉन्शियस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है ना। तो जैसे कि मतलब आई विल टेल यू, जब इस पे टॉपिक पे आएंगे तब पता चलेगा। जी कार्ल गुस्ताव यूंग ने दिए थे आर्कटाइप, और उन्होंने कहा था कि एवरी पर्सन हैज अ फीमेल एंड मेल। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो भी एक प्रकार का आर्कटाइप है, जिसे एनिमा और एनिमस कहा जाता है, और ऐसे बहुत सारे आर्कटाइप की बात की है। तो ये हुआ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल अनकॉन्शियसनेस की, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हम कॉन्शियसली मूव करते हैं बॉडी को, लेकिन बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं, जिसे आप वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के रूप में देखते हैं। उसे साइको एनालिस्ट जो होते हैं वो बायोलॉजिकल अनकॉन्शियस के रूप में देखते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस और नथिंग मोर देन दैट। It's biological and collective. That's why people generally have so superstitiously believe. एक मिनट यार, स्टोन विलिंग ठीक है। आगे कोई है? एक्सेस इन DSM-5। बेटा जी ऐसे अगर पूछ डालोगे ना तो मैं 3-4 दिन तक पढ़ाता रहूंगा। DSM-5 में जो एक्सेस हैं उन पे तो अभी पूरे तरीके से बात भी नहीं हुई है, लेकिन हाँ काफी कुछ वी हैव डन। तो इतना जनरल मत पूछिए, थोड़ा स्पेसिफिक आकर के क्वेश्चन पूछिए। देख रहे हैं आप, जितने भी क्वेश्चन थे स्पेसिफिक थे। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए। बहुत जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कि मतलब पूरा टॉपिक ही बता दीजिए तो कैसे होगा? ऐसे थोड़ी पॉसिबल है जी। नेक्स्ट क्या है? लेवल ऑफ एनालिसिस। अच्छा, thank you so much sir, I attended your lecture first time today and it is excellent, happy to attend, thank you so much। हाँ जेनोविस, मतलब मैं ठीक था, ओके बुढ़ापा नहीं आया है इसका मतलब। एक्सेस इन DSM आई विल टेल यू, अलग से करवाऊंगा। अभी तो एक्सेस DSM पे सारे एक्सेस हुए नहीं है। रेखा सिंह चौहान, थैंक यू सो मच सर फॉर योर दिस क्विज, अमेजिंग सेशन। यार अभी तो मेरे को लग रहा है सैटरडे या संडे में भी एक दिन क्विज रखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन मैंने छाटे थे 75 या 80 और हो पाए हैं आज शायद 30। पिछला क्वेश्चन, हाँ तो ये 38 था, 30वां क्वेश्चन था। अब ये 16 दिया हुआ है क्योंकि 15 क्वेश्चन मैंने वो रखे हैं जो मैंने बनाए थे, और मतलब जो प्रीवियस पेपर में से थे और आप लोगों के डाउट्स थे। तो अब जो अगला जो सेशन होगा उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर रखने हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई, ये बहुत लंबी है लाइन, जिसको कि जो टाइप नहीं हो पाए वो मैंने उठा करके वैसे ही डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो ये भी है। सो ये सारे क्वेश्चन हैं, वी विल डू दैट इन आवर नेक्स्ट सेशन। चलिए
लेवल ऑफ एनालिसिस, ये मेरे ऊपर उधार रहे। हम लोग अगली क्लास में देखो डीएसएम तो मैंने बता ही दिया कि डीएसएम करेंगे, बाकी मैंने ये भी लेवल ऑफ एनालिसिस बच गया है। मेरे ख्याल में लेवल ऑफ एनालिसिस पे हम बात कर चुके हैं, बट आप एक बार पढ़ लीजिएगा एंड वी विल डिस्कस लेटर। सर बड़े दिनों बाद आए, रिलेवेंस तो नहीं पता पर अच्छा लगता है सुनना आपको। हाँ कम ऑन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और दो तीन चीजें हैं, एक तो ये कि पीआरटी का बैच 5 तारीख से स्टार्ट है, 5 अक्टूबर से पीआरटी का फाइनली वी आर स्टार्टिंग बैच, जिसमें कि हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और बाकी सारी चीजें, यानी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर पेडागोजी और इसके अलावा थियरी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और सारे सेक्शन यानी कि पूरा कोर्स करेंगे पार्ट 2 का।